ओरल पार्टीशन हो सकता है, तो ओरल पार्टीशन को उन्होंने मनाही कर दी। एक्ट में ही मनाही थी और इस जजमेंट के मुताबिक भी ये क्लियर हो गया कि ओरल पार्टीशन नहीं हो सकता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। उसके लिए रजिस्टर्ड डीड चाहिए, पार्टीशन डीड होना चाहिए या फिर डिक्री ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 5 प्रमुख रूप से बिंदु इस जजमेंट में आए। तो जो उभर कर बात आती है कि बेटियों का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया और उन्होंने सभी प्रकरणों के अंदर माना। अब इस बात को लेकर कुछ क्षेत्रों में चिंता है कि बेटियों का अधिकार इतना दे रहे हैं, घर परिवार में बेटों के साथ झगड़े पड़ेंगे, परिवार की शांति भंग होगी, बेटी की शादी में हमने पैसा लगा दिया, बेटी के लिए हर तरीके से हम करते रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या उसे हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो मैं इस संबंध में सबसे पहले तो बात ये रखूंगा कि ये तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी वो तो 1956 से ही बेटियों का अधिकार कानून ने दे दिया। तो कोई बेटियों को अधिकार कोई नया नहीं दिया, केवल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि बहुत कम है इस समय हमारे एग्जिस्टेंस में, उनके लिए एक अधिकार की बात आई है। लेकिन अदरवाइज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो यदि कोई मेल की डेथ होती है, फादर की डेथ होती है, तो बेटी का अधिकार स्वतः हो जाता है यदि उन्होंने कोई विल नहीं की है। विल का अधिकार सभी के पास है, विल के अनुसार से वो अपने संपत्ति को दूसरे को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने विषय की प्रस्तावना रखी है। बेटियों के अधिकार को लेकर सब लोगों के मन में क्या विचार है, आज हम सब लोगों की सुनना चाहेंगे। और इस कानून की स्थिति के मुताबिक एक बात और बीच में मैं ऐड करना चाहूंगा, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की लॉ जो बनाया है उसमें बेटियों को बड़ा लिमिटेड अधिकार दिया है। बेटी की जब तक मैरिज नहीं होती है जब तक तो उसका अधिकार है। जैसे एक पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय उसकी 2 बेटियां थी, अविवाहित थी, तो अविवाहित बेटियों को अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही बेटी की विवाह हो जाएगा तो वो उसका अधिकार से वंचित हो जाएगी। यदि उस बेटी ने अपनी विवाह होने से पहले उस संपत्ति को बेच दिया, कृषि संपत्ति को, तो वैध है, लेकिन विवाह होने के उपरांत नहीं दिया जाएगा। तो जो बेटियों को अधिकार कृषि भूमि के अंदर दिया है वो बड़ा सीमित सा अधिकार दिया है कि जब तक वो मैरिज नहीं कर लेती है। इसी प्रकार विडो को जो राइट मिलता है, विडो को भी राइट उन्होंने ये कहा कि विडो जब तक रीमैरिज नहीं कर लेती है। तो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर लॉ के अंदर देखा जाए, यदि एग्रीकल्चर लॉ के जैसे यूपी के बात कर और एग्रीकल्चर लॉ थोड़ा डिफरेंट है और उसके अंदर केवल सीमित अधिकार दे रखे हैं जब तक कि वो मैरिज नहीं करते हैं या रीमैरिज नहीं होती है विडो की। तो इस प्रकार हमारे पास 3 प्रकार की संपत्ति हुई, कृषि भूमि, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तीनों के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैंगे, लेकिन बेटियों का अधिकार सभी में दिया है। हाँ, कृषि भूमि के अंदर एक सीमित अधिकार दिया है जब तक वो उसका विवाह नहीं हो जाता है। तो आइए हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कौन अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है? आप सामने इंद्र जैन जी बात करना चाहते हैं, तो स्वागत है। इंद्र जैन जी से अनुरोध है कि वो किस प्रकार से इस जजमेंट को और इन बेटियों के अधिकार के संबंध में क्या उनका सोच है, आइए हम उनकी बात को सुनते हैं। किशन जी, मैं थोड़ा सा मैं जो रखना चाह जी रहा हाँ, था, अच्छा पहले आप डावर साहब का स्वागत है। डावर साहब का स्वागत। मैं सिर्फ अपनी आशंका एक जो है 1956 में बेटी को क्या अधिकार थे, 2005 में क्या बदलाव हुए और क्यों जरूरत पड़ी, और 2005 के बाद में 2017 और 18 के जजमेंट को देखते हुए 2020 में क्या बदलाव आए, क्या आज जो स्थिति है उसमें बेटियों की स्थिति में क्या बदलाव आएगा। अभी तक हिंदू माइथोलॉजी में बेटी अधिकांशतः हिस्सा नहीं लेती है, उसके बाद में भी क्लेम नहीं करती है। क्या कुछ इससे फर्क पड़ेगा, तो डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे या भाई बहनों में कहीं कुछ आशंका रहेगी। और मेरा ये मानना है कि आज जैसे मैं कोई बिल नहीं लिखता हूँ और मेरी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में बेटी जिसकी शादी हो चुकी है वो किस तरह से मेरी प्रॉपर्टी में भाइयों को से ले सकती है या कर सकती है, या वो जो ये जो डिस्प्यूट आने की जो आशंका है
उसमें हम कहाँ ठहरते हैं। इन आशंकाओं के तहत ही आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े मासिस को, पूरी हिंदू समाज को प्रभावित, कहीं ना कहीं कोई प्रभावित करेगी, कहीं किसी तरह का ना है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम एक एक करके लेते हैं 1956 की स्थिति, 2005 में बदलाव क्या आए और 2005 के उसमें अमेंड करने की अब दोबारा क्यों जरूरत पड़ी, इस पर धन्यवाद। मैं संक्षेप में ये बात रख देता हूं ताकि फिर अन्य वक्ता भी अपनी बात रखेंगे। 1956 के अंदर जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज थी उसमें बेटियों को अधिकार दे दिया गया, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर बेटियों को अधिकार नहीं दिया गया। वो अधिकार सबसे पहले 2005 में दिया गया, लेकिन 2005 के जो संशोधन अधिनियम था उसको लेकर कुछ भ्रांतियां थी कि वो पुराने मामलों में लागू होगा, बेटी का जन्म यदि पहले हो गया या बाद में हुआ, पिता की मृत्यु कब हुई। तो उस भ्रांतियों को दूर कर 2020 के अंदर जजमेंट आया। ये बात आपका कहना ठीक है कि बेटियों ने अपने पिता के परिवार के अंदर अपने अधिकार को असर्ट नहीं किया, लेकिन आज ऐसे मामले आ रहे हैं जहां बेटियां असर्ट कर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम लीगल भी है, सोशल भी है, सोशल लीगल भी है, इसके कई एंगल्स हैंगे। तो हम किस प्रकार से इसमें चिंतन करते हैं, क्योंकि समाज को और कानून को दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता समाज एक दिशा में जाए, कानून दूसरी दिशा में जाए, तो ऐसा कानून समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। किस प्रकार से कानून के माध्यम से चिंतन में भी परिवर्तन लाया जाता है। तो ये सब कई सारे इश्यूज हैं। सोशो इकोनॉमिक इशू भी है कि बेटी को कितना हम देंगे, बेटी के लिए हम कितना करना चाहते हैं। सोशो लीगल भी है कि लॉ आगे चलेगा कि सोसाइटी आगे चलेगी। यदि लॉ को हम आगे ले जाना चाहते हैं जेंडर इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीमेन एम्पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉ आगे चल रहा है, सोसाइटी पीछे चल रही है, तो सोसाइटी उसे कितने दिन में कैच करेगी। तो आइए हम इंद्र जैन जी के विचार जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इस मुद्दे को देखते हैं विभिन्न पहलुओं से और उनका क्या विचार है। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को आप। बहुत अच्छी विवेचना शुरू हुई है और जिस तरह से ये जजमेंट आया है वाकई में ऐतिहासिक है, क्योंकि जितने आप जजमेंट्स देखते हैं इसमें जितनी रूलिंग साइट की गई है उन्होंने पूरा इतिहास बताया है, किस तरह हम लोगों की कौन कौन से, पूरा उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, चूंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात है तो कौन कौन से हमारी क्लैंस हैं, कहाँ कहाँ कौन सी, जैसे महाराष्ट्र में क्या फॉलो होता है, साउथ में क्या फॉलो होता है, मध्य प्रदेश में क्या फॉलो होते हैं कानून, किस तरह के हमारे रीति रिवाज हैं, उसके अनुसार इन्होंने इसको एनालिसिस की है। जैसा कहा गया कि तीन तरह की हमारी प्रॉपर्टीज हैं। एग्रीकल्चर लैंड, चूंकि इसके अंदर ये कंप्लीट कोड है यूपी रेवेन्यू कोड, तो इसकी जो धारा है 108 उसमें क्लियरली उन्होंने जो है ये होल्ड किया हुआ है कि इस धारा 108 के अंदर किस किस को क्या क्या अधिकार मिलेंगे। और ये अधिकार इसके अंदर ये भी एक है कि अगर हम अधिकार के अलावा इसको हम टेस्टमनी, मतलब अगर हम बिल के थ्रू देना चाहते हैं तो वो बिल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो वो भी हम नहीं कर सकते। लिहाजा ये एक मोड ऑफ सक्सेशन हुआ। दूसरी बात आई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, HSA है ही है 1956, उसके अनुसार होगी। यदि हमको रास्ते में रोकना चाहते हैं, उस तरह नहीं जाना चाहते, तो बिल का, गिफ्ट डीड का, फैमिली सेटलमेंट का और बहुत सारे इसके तरीके हैं जिनसे हम वो रोक सकते हैं। अब आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, मेरे एक मित्र का फोन आया कि मैं एक पार्टीशन डीड बना रहा हूँ, मुझे बताइए, थोड़ा गाइड कीजिए। तो मैंने पहली बार HUF प्रॉपर्टी की कानून के बारे में मालूम किया। तो उनका कहना था कि पार्टनर जो है सिर्फ जो है लड़के होंगे, उस पिता के लड़के होंगे। जब मैंने इसमें पढ़ा तो मालूम पड़ा कि हम 3 पीढ़ी तक सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, ये सब के सब को पार्टनर्स में आते हैं। फिर जब ये जजमेंट देखा तो ये मालूम पड़ा कि लड़की को भी उतना ही हक है को पार्टनर बनने का। वो मेंबर नहीं है, आपकी बहुएं मेंबर हो सकती हैं, आपके और लोग मेंबर हो सकते हैं, वाइफ मेंबर हो सकती है, लेकिन ये को पार्टनर है, बिल्कुल इनको इक्वालिटी पे ला दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है। ये जिस तरह से एनालिसिस है और ये जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, इसके साथ सब सॉल्व हो जाएंगे। और जो फिक्टिशियस जो हम लोग पार्टीशन, ओरल पार्टीशन करते थे,
ये हमारा ओरल पार्टीशन हो गया है 2004 से पहले हो गया है, क्योंकि अब ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, तो एक तरह से 1956 तक पहुंच गए हम वापस। जब इसको हम रीड करेंगे तो वी विल रीड इट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 as if it was present there, it was always there। तो ये बहुत अच्छा जो है ये एक कदम है। और जेंडर इक्वालिटी की बात है, सोशियो इकोनॉमिक की बात है, ये ठीक है कि आज जो हम लोगों की माइंडसेट है, जो सकारात्मक सोच है, उसके अनुसार लड़की को हिस्सा देना हर आदमी आवश्यक नहीं समझता है, विधिक भी नहीं समझता है, और सोशल कंडीशंस में ऐसा होता नहीं आया है। लेकिन अब कानून में चूंकि बदलाव आ गया है, तो हमें अपनी सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि दोनों के अंदर सामंजस्य रहे। अगर ये पहले से ही किसी घर के पुत्र को मालूम है इस बारे में सोच की आवश्यकता है बदलने की, और चूंकि कानून आ गया है तो हम लोग इस सोच को बदलेंगे और एक नया युग का जो है प्रादुर्भाव होगा, जिसके अंदर जेंडर इक्वालिटी होगी और लड़की को भी चूंकि जो है उतना ही अधिकार होगा जितना लड़के को है। और ये बहुत ऐतिहासिक है और इस निर्णय का हमको स्वागत करना चाहिए। हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए हर फोरम पर, ताकि ऐसा हो कि लोग इसके बारे में जानकारी आए और उनके मन का भाव बदले, मन का सोच बदले, उनके अंदर अंदर ये हम लोग ले लें कि हाँ, हमको अपनी सिस्टर को बराबर करना। तो ये निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य है। धन्यवाद इंदर जी। हमारे मध्य जिले के जिला शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुलशेष भी ज्वाइन कर गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे साथ में अलका जी भी हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, किस प्रकार से वो महिलाओं के पक्ष को सोच रहे हैं और उनका क्या सोच है, बताएं। आप अपने को अनम्यूट कर लें। मुझे ऐसा लगता है लॉ में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जो बेटी को राइट मिला है ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तक बेटियों को नहीं था, वो मिला है, लेकिन इससे सोशल इसमें बदलाव आ सकता है। जो भाई बहन के जो रिश्ते हैं इसके ऊपर अभी थोड़ा बहुत तो असर इस जजमेंट से आने वाला है। अब तक भाई लोग ऐसे सोचते थे कि जो भी है वो सब मेरा रहेगा, अनडिवाइडेड, जो जॉइंट फैमिली में रहते थे वो, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। बाइबल जब अपनी सिस्टर को उसको राइट मिलेगा, ये बचपन से अगर वो जानता रहेगा कि इसका भी राइट मेरे बराबर है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, डिस्प्यूट ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज बेटियों को पहले से ही ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ अन्याय हुआ है। जब ऐसे हालात है तो ये जजमेंट आने के बाद डिस्प्यूट बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जब भी बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको पूरा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और जब स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होते हैं और डाइवर्स इंटरेस्ट में। तो आपका कहना सही है कि इसमें आएगा। जी जी, बोलिए डावर साहब जी, प्लीज। इसमें मेरी जो आशंका मैंने आपसे चर्चा भी की थी, उसमें यही है कि हिंदू परिवारों में बेटी की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि उसको अधिकार न दिया गया हो, अधिकार कानून के माध्यम से मिला हो। मुझे लगता है कि ये आसान नहीं है कि आज मेरे पास मेरा बिजनेस है और मेरा घर है, जिस घर में पूरा परिवार रह रहा है। अगर आज बेटी की शादी हो जाती है और शादी के बाद में वो तुरंत अपना हिस्सा मांगती है कि मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए, और पिता की डेथ हो चुकी है, तो भाई क्या करेंगे? मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, उस घर में रह रहा हूँ, उस घर को मैं कैसे बेचूंगा?
उस अपनी फैक्ट्री को बेच करके उसको हिस्सा कैसे दूंगा, जरा इसकी व्यवस्था कैसे संभव है, जरा मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी। यही मेरी बड़ी आशंका थी। हमारे यहाँ जो प्रोविजन किया गया था, मुझे लगता है कि 3 हिस्सों में प्रोविजन किया था कि मेरे पास जो नगद राशि होती है, भाई हो या पिता हो, शादी के समय पर उसको दहेज के रूप में जितना संभव होता है, इवन कर्ज लेकर के भी उसके लिए करता है। और फिर जीवन पर्यंत तीज त्योहारों पर उसके जो पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, उस पर व्यवस्था करता है। और तीसरी और आखिरी किस्त के रूप में भाई जो है मामा के रूप में जब मेरी बहन के बच्चों की शादी होती है उसके ऊपर खर्च करता है, तीसरी किस्त को वो चुकाता है। ऐसा नहीं कि हिंदू माइथोलॉजी में प्रोविजन बहुत सोच समझ करके किया गया था कि जीवन पर्यंत रिश्ता बना रहे और वो उनके बहन के बच्चों होने तक वो जुड़ा रहे। अगर आज अगर उसको हिस्सा लेना है तो मैं किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करूंगा, किस तरह से बेचूंगा, मैं क्या सड़क पर आकर के सड़क पर आ जाऊंगा उस दिन। अगर किसी बहन ने ये जिद की शादी के बाद में कि मुझे आज ही हिस्सा चाहिए, तो उसकी क्या व्यवस्था बनेगी, कैसे व्यवस्था बनेगी, पॉसिबल कैसे है ये? देखिए, मैं इसमें दावत साहब बात रखना चाहूंगा। मैं ये सुनना चाहूंगा कि मैंने राजीव लोचन जी हैं, जी हाई कोर्ट में जज रहे हैं, ये इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कैसा? जी हाँ, एक्चुअली साहब देखिए, अभी तक जो सभी को नमस्कार। अभी जैसे हम लोगों ने केवल एक इसका परिप्रेक्ष्य देखा है, ये मानते हुए कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी। ये मानते हुए कि साहब वो लड़की दूसरे घर जाएगी और बहनों ही आ जाएगा, जिससे कोई हमारा डायरेक्ट रिश्ता ब्लड रिलेशन नहीं है, तो वो कैसे हम लोग एक मकान में रह पाएंगे? शायद मेरे ख्याल से भाई साहब डावर साहब की आशंका है। एग्जैक्टली यही पोर्शन दो सगे भाइयों के बीच भी होती है जब उनकी शादी हो जाती है। फादर के डेथ के बाद आपने देखा होगा, चाहे वो अंबानी फैमिली हो या टाटा फैमिलीज हो, पार्टीशन उनकी फैमिलीज में भी हुए हैं। और पैसे की जहां तक आपने कहा बिजनेस की बात है, तो उसके बहुत से तरीके होते हैं कि आपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करा लिया, आपने कहा भाई तुम्हारा 1/3 शेयर आ रहा है, आइदर यू अगर आप चाहें तो आप नगद ले सकती हैं पैसा, या हम उस मकान के एवज में आपको एक और मकान आपको अलग दे देते हैं अगर साथ रहना संभव नहीं है। लेकिन ये अब मॉडर्न एरा में हमें लग रहा है कि ये जैसा आपने बताया कि मामा भात लेके जाता है, भांजे की शादी में देता है, बहुत तेजी से कम हो रहा है क्योंकि लोगों ने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू किया। फिर उसके अलावा ये जो कंसेप्ट है ये जॉइंट फैमिलीज का है, जो मिताक्षरा लॉ में जो कहते थे कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी चली आ रही है। आज हमारी सेल्फ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी में ये इतना डिस्प्यूट वैसे भी नहीं। अगर मान लीजिए इंटरस्टेट डेथ होती है तो इंटरस्टेट डेथ में तो हम अगर बिना वसीयत के मर गए तो नेचुरल है, चाहे हम 2005 के पहले मरे चाहे बाद में मरे, उसमें तो बेटियों को अधिकार अपने आप उनका मिल ही गया। तो वो पार्टीशन तो इन टर्म्स ऑफ मनी ही हो सकता है, बिजनेस में फैक्ट्री का पार्टीशन नहीं हो सकता है। बाकी और लोग अपने देखिए राय उसमें देना चाहेंगे। मल्होत्रा साहब ने बहुत सही बात रखी है। बहुत बड़े डिस्प्यूट का प्रश्न है ये कि मैं अगर भाई घर में रह रहे, ठीक है, अभी तो भाई हत्या तक पहुंचते हैं, अब बहन भी हत्या तक पहुंचेगी। नहीं, ऐसा नहीं सोचे आप, ऐसा नहीं सोचे। देखिए, एक तो पहली चीज तो ये है, नहीं, बहू में आ जाने के बाद भी सच है कि घर में पार्टीशन तो भाइयों में भी हो जाता है, जैसे भाई और बहन के बीच हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई बहन के रिश्ते में इसमें एक बहुत बड़ा कड़वाहट आई। देखिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आप वसीयत कर सकते हैं, जैसे जज साहब ने अभी बात रखी थी, आप वसीयत कर सकते हैं। और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोपार्सनली इंटरेस्ट है मेल मेंबर का, वो भी टेस्टामेंटरी सक्सेशन हो सकता है। उसके अंदर क्लियर प्रोविजन है सेक्शन 6 में कि आप उसकी वसीयत, नहीं, क्वेश्चन है कि देखिए, आपको अपने अफेयर्स को अपने जीवन काल के अंदर सही तरह से व्यवस्थित करना होगा। आपको अपने बाद के लिए बच्चों के मध्य झगड़े के लिए नई बुनियाद छोड़नी होगी। आप अपनी व्यवस्था को बनाइए, आप सोचिए, चिंतन करिए, जब आप स्वस्थ हैं जब चिंतन करिए कि हम अपनी प्रॉपर्टी, जिसको हमने हार्ड अर्न्ड पैसा है, जिसके लिए पसीना और खून बहा है, वो किस प्रकार से आपके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो।
जब वसीयत करने का अधिकार सब है, चाहे कृषि भूमि है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और चाहे वो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तीनों प्रॉपर्टीज में आपको वसीयत का अधिकार है। तो बेटियों को अधिकार यदि आप देना चाहते हैं तो आप अवश्य दे सकते हैं। आपने घर में परिवार में सामंजस्य भी बना सकते हैं, एक मत भी बना सकते हैं, सभी उत्तराधिकारियों से बात भी कर सकते हैं कि किसको कितना देना चाहते हैं। हो सकता है बेटी को कम देना चाहें, कम दें, लेकिन आज बेटियों के अधिकार को माना है कानून ने, पार्लियामेंट्री इंटेंशन है, 1956 से कानून बनाया है। बेटियों ने कहीं, कुछ मामलों को छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई झगड़ा नहीं किया कहीं भी किसी से। और बेटियां अपने को सिक्योर महसूस करेंगी, उनको लगेगा सवाल से अगर निकाले भी गए तो मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए व्यवस्था है। और आप देखिए कोर्ट्स में मुकदमे, भाई बहन के मुकदमे अभी तक पार्टीशन के नहीं आ रहे हैं, भले ही वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्यों ना हो, फादर इंटरस्टेट डेथ फादर की हो गई हो, लेकिन कोर्ट से मुकदमे बहनों ने नहीं किए भाइयों के खिलाफ कि साहब हमारी प्रॉपर्टी इतनी रह गई। नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम बार बार अधिकार की बात करेंगे और उसको, लेकिन साहब ये 1956 से चल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में तो उनका राइट सही है। ठीक है, ये एचयूएफ के लिए आया है चेंज, तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, कोई बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसी व्यवस्था अच्छा, चल रही है वो चलेगी। इस कानून के पहले भी जब ये रूलिंग आई है, पहले भी प्रोविजन था कि अगर 2005 तक फादर, 2005 के पहले फादर की डेथ हो गई है तब तो उनको नहीं मिलेगा, वरना अगर 2005 के बाद फादर की डेथ हुई है तो प्रॉपर्टी में अधिकार उनका पहले भी हो गया था इसमें जो, और इसके पहले रूलिंग आई हुई थी। तो अब उन्होंने कह दिया कि भले ही 2005 के पहले फादर की डेथ हो गई हो या तो भी वो उनको अधिकार मिल जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें है, बहुत ज्यादा इस रूलिंग से उन्होंने बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं किया है, इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया उन्होंने इसका। और जो अब तक थोड़ी सी भ्रांतियां थी कि अगर फादर 2005 के पहले मर गए हो तो क्या पोजीशन होगी। प्लीज जैन साहब, आपको शुक्रिया। जी जी जी, नहीं तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन सोसाइटी को, ये बात सही है, मैं डावर साहब की इस बात से भी कुछ हद तक सहमत हूं कि अब बेटियों ने अपने अधिकार को असर्ट करना शुरू कर दिया है और बेटियां अपने अधिकार को मांगने लगी हैं। और निश्चित रूप से जब जागृति आती है तो वो मांग भी सकती है, और लेजिस्लेटिव इंटेंशन, पार्लियामेंट्री इंटेंशन थी कि उनको अधिकार दिया जाए। बात करते हैं हम लोग वाजपेयी जी से, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, कि आदरणीय देवेंद्र वाजपेयी जी इस पे क्या विचार रखते हैं और वो किस प्रकार से कानूनी और सामाजिक दोनों पहलुओं पर विचार कर अपनी बात को रखना चाहेंगे। धन्यवाद किशन बाबू, सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से आभारी हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मुझे थोड़ा अधिक समय दें और मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले स्थिति कुछ और थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो लॉर्ड मैकॉले ने एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, और वहाँ कहा कि इस देश में कोई निरक्षर नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, और अगर हम इस देश में शासन करना चाहते हैं, अपना स्थायित्व रखना चाहते हैं, तो यहाँ की कल्चर, यहाँ के सोशल टेक्सचर और यहाँ की साहित्य को नष्ट कर दिया जाए, इनकी शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर दिया जाए। और मैकॉले उसमें सफल हुए। और आज जो स्थिति बनी है, जिन लोगों ने, चाहे 56 का रहा हो या रूल के टाइम में जो कानून बने, वो उसी दृष्टिकोण को देखते हुए रखा गया, उसी दृष्टिकोण को अपने विचारों में रखा गया और उसी को क्रियान्वित किया गया। 1956 का जो एक्ट आया था, उसको लाने से पहले जब सरदार पटेल जिंदा थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है, पार्लियामेंट की डिबेट्स में यह है, नेहरू जी ने जब इसको हिंदू कोड बिल के लाने की बात की तो सरदार पटेल ने यह कहा कि जैसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, वो क्यों नहीं आप करते हैं, एक यूनिफाइड सिविल कोड क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, हिंदूज के लिए क्यों कर रहे हैं आप, ये देश सबका है, अकेले हिंदूज का नहीं है। उस बात, और उनका अगर आप इसको हिंदूज के लिए इंसिस्ट करेंगे तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, मैं विद्रोह करूंगा और मैं आंदोलन खड़ा करूंगा। तो नेहरू ने उस समय बिल्कुल इसको प्रेस नहीं किया। उसके बाद नेहरू, सरदार पटेल की डेथ के बाद ये हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें उसका एक भाग हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आया। वो बात समाप्त हो गई, चलता रहा, लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया और आज के जीवन में उसको हम अपना रहे हैं। लेकिन जो ये 2005 में जो चेंज किया गया, ये भी वही मैकॉले की पद्धति के ऊपर आधारित है।
आप क्षमा करें, मैं बहुत कटु बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी उसी चीज़ को लेकर है कि किस तरह से इस हिंदू समाज के टेक्सचर, फैब्रिक को नष्ट कर दिया जाए। आज आप ये स्थिति देखिए, पूरन भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक लड़की की स्थिति हमारे समाज में बहुत बड़ी माननीय होती है, आदरणीय होती है। उसको आप बेटी के रूप में देते हैं, बहन के रूप में देते हैं, बुआ के रूप में देते हैं, भतीजा भांजा सबके रूप में देते हैं। 5 पीढ़ी तक वो लेती है आपसे। और यदि आप उसको शेयर का डिटर्मिनेशन करेंगे तो कौन सा भाई उसको भात देने जाएगा, कौन सा भाई उसको राखी और टीका मानेगा, कौन सा भाई उसके बच्चे होने पर उसको उपहार देगा। ये चीज़ों को ध्यान में रख, चूँकि हमारे टेक्सचर को काफ़ी हद तक नुकसान किया जा चुका है जो हमारी सोसाइटी है। आप लोग मुझे ऑर्थोडॉक्स मान सकते हैं, लेकिन इस यथार्थ को भी हमको देखना चाहिए कि क्या भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो कायम रह सकेगा ऐसी स्थिति में। जेंडर रिस्पेक्ट की बात अलग है, इक्वालिटी ऑफ जेंडर की बात अलग है। मैं ये नहीं कहता कि उनका किसी तरह से उनकी ताड़ना हो या उनको वंचित कर दिया जाए उनके अधिकारों से, लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा समाज किन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, हमारी समाज की मूल भित्तियाँ क्या हैं। यदि हम उनको ही तोड़ देंगे तो फिर क्या फ़ायदा कानून लाने से। मैंने एक तो बहुत जल्दी आप लोगों ने इस विचार विमर्श को आयोजित कर लिया, अभी पूरा जजमेंट भी पढ़ने को नहीं मिल पाया है। और जजमेंट को पढ़ने के बाद उसकी समीक्षा करना, उस पर अपने विचार व्यक्त करना ज़्यादा समीचीन रहेगा बनस्पति इस पर कि हम इस स्थिति में दें। लेकिन फिर भी यदि उसमें इस भावना को रखा गया है कि लड़कियों का समान अधिकार है, उसको कोई मना नहीं करता, अधिकार उनका समान है, लेकिन क्या भाई बहन का पवित्र रिश्ता कायम रह सकेगा? जो उन्हें परस्पर स्नेह और अनुराग है वो बना रहेगा यदि वो क्लेम करेंगी? लिहाजा मेरी राय में थोड़ा समय दीजिए, इस पूरे जजमेंट का अध्ययन किया जाए, क्योंकि इसमें कई डिसीजंस को उन्होंने डिस्कस भी किया है। जो डिसेंटिंग नोट्स थे, जो 2-3 जजमेंट्स आए हैं 2005 के बाद सुप्रीम कोर्ट के ही, उनको भी बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। और ओल्ड हिंदू लॉ को, दिक्कत यह है HUF और कोपार्शनरी, लड़कियों को कोपार्टनर मानना एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। पहले उसको ओल्ड हिंदू लॉ में उनको कोपार्टनर नहीं माना जाता था, लेकिन इस जजमेंट से और 2005 के जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उससे लड़कियों को कोपार्टनर मान लिया गया। और जब कोपार्टनर मान लिया गया है तब तो उनका राइट नेचुरली बन ही जाता है। लेकिन राइट को एनफोर्समेंट किस तरह से होगा, अभी मल्होत्रा साहब फरमा रहे थे कि लड़कियां क्लेम नहीं करती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आपने उनके हाथ में उस तरह दे दिया है तो पता नहीं वो सही दिशा में भी चल सकता है, गलत दिशा में भी चल सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो पारिवारिक संबंधों को नष्ट करने का ये एक कुप्रयास है जो मैकॉले की थियरी से चल रहा है। क्षमा करें मेरी इन सारी बातों को। एक सेकंड के लिए आपको क्षमा चाहेंगे, डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। एक तो ये हमने जो कहा था वो कहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के राइट को लेके कहा था। और दूसरा एक छोटा सा हम एक जो मेरा अप्रीहेंशन है, या आपने हमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है, कि ये जो लड़कियां ससुराल में, चाहे वो विडो हो गई हो, डिजर्टेड हो, डेस्टिट्यूट्स हो, जो आके भाइयों के साथ रहने की कोशिश करती हैं, तो उनकी दशा क्या उस फैमिली में होती है, ये केवल इस पे भी हम चाहेंगे थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका हो जाए। मैं धन्यवाद मल्होत्रा साहब, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, नहीं वो भी दूरदर्शन हो रहा है, निकट दर्शन का तो नहीं है। करुणा लेकिन दर्शन साहब, करुणा दर्शन। तो, लेकिन मेरा विचार ये है, पुरानी फैमिलीज में अक्सर ये होता था कि लड़की यदि विडो हो गई, और चूंकि अर्ली एज में मैरिज हो जाती थी, विडोज का रेशो बहुत ज़्यादा था, ज़्यादातर लड़कियां अपने मायके में आ जाती थी और उनको वही पूरा सम्मान मिलता था। मैंने अपने परिवार में देखा है, वही सम्मान मिलता था जो जिसकी वो अधिकारिणी थी, लेकिन उन्होंने कभी अधिकार को नहीं क्लेम नहीं किया, असर्ट नहीं किया, और परिवार अपने आप से स्वेच्छा से उनका पूरा सम्मान करता था, ध्यान रखता था उनकी आवश्यकताओं का, सब तरह से भरण पोषण लालन पालन, उनको तीर्थ यात्रा कराना, कहीं उनको जाना है, उनको दान पुण्य जो भी कुछ कराना है वो सारा परिवार देखता था। उसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी और न उसमें दुहरापन था कि सर अब ये
आज स्थिति क्या होगी, जो लड़की आपके पास साधिकार आके ये कहेगी कि नहीं मैं तो रहूंगी, मैं घर में ये करूंगी, तो बताइए आप फिर क्या वो स्नेह बना रहेगा, वो सम्मान बना रहेगा? जो मेरी सबसे बड़ी आशंका वो ये है कि इस प्रकार के कानूनों से आप हमारे समाज के पारिवारिक जो उसका टेक्सचर है, जो उसका फैब्रिक है, उसको नष्ट कर रहे हैं। भाई बहन का संबंध बड़ा पवित्र होता है, बड़ा स्नेहपूर्ण होता है, और वो आप उसको अधिक इस तरह के कानून ला के कौन बहन चाहेगी कि मेरे मायके में कलेश हो। देवेंद्र जी, यही आशंका थी मेरी यही आशंका थी, इसीलिए बहुत मुझे लगा कि इस पर जल्दी विचार विमर्श होना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत लेख लिख भी दिया था कि ये हमारे संबंधों को, भाई बहन के संबंधों को, पारिवारिक रिश्तों को खराब करेगी। इससे पहले कि हमने कहा ये हम प्रकाशित करें, उससे पहले कि ये चर्चा कर ली जाए कि वाकई अब क्या बदलाव आया है और इसकी कहाँ तक और अधिक प्रभावित करता है इसको। इसके रिपीटिशन से, बार बार रिपीटिशन से अभी तक जो बहनें नहीं क्लेम करती हैं, कल वो हर घर जमाई बनने लगेगा, या किस तरह से इस स्थिति को संभालेंगे हम। तो इस पर आशंका थी, इसीलिए आज इसको मैं बहुत जल्दी में रखा। मैंने रिक्वेस्ट की थी किशन जी, केसी जैन साहब से, कि इसको एक पूरा विचार विमर्श हो जाए, उसके बाद में इसको चर्चा में लाया जाए। और मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपने मेरे पूरे पक्ष को रख दिया, जो मेरी आशंका थी उसको आपने बखूबी बहुत अच्छे शब्दों में रखा। धन्यवाद पूरन जी। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूं, सामाजिक परिवर्तन मतलब कोई भी परंपरा होती है वो देश काल और परिस्थिति को देख के की जाती है। बिल्कुल। यदि आवश्यकता है तो परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन परिवर्तन ऐसा नहीं हो जो हमारे जो हमारा ओरिजिनल हमारा जो परिवेश है, हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। मुझे तो कतई नजर नहीं आता कि अगर जिस घर में मैं आज रह रहा हूँ और बहन शादी के बाद में उसे क्लेम करती है कि मुझे दो, मैं और मेरे पास नगद नहीं है, और उसको घर को बेच करके कैसे दे सकता हूँ, या अपने व्यवसाय का डिवीजन आज कैसे कर सकता हूँ? आज ही सड़क, बहुत सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे। नहीं, दिक्कत क्या है, क्या आप लाइबिलिटी को भी शेयर करेंगे? क्या बहनें परिवार की लाइबिलिटीज को भी, परिवार की संपत्ति में तो लाइबिलिटीज को भी शेयर करने का दिया है मेरे ख्याल से। कहाँ है? उन्होंने कहा उतना ही शेयर, उन्होंने कहा केवल उतना ही भाग जितना उनको मिलेगा, उनकी लायबिलिटी केवल उतने तक ही सीमित रहेगी। नहीं तो ये कंफ्यूजिंग है कि नहीं? लायबिलिटी एज इट इज हैज टू बी डिवाइडेड अमंग्स ऑल द heirs एंड सक्सेसर्स। अगर मेरे पास आज बैंक को 50 करोड़ रुपया मुझे देना है, तो उसमें उस लायबिलिटी में उतने शेयर करेंगी। देखिए ये विषय प्रगतिशील सोच और कंजर्वेटिव सोच नहीं है। देखिए बहुत सोच समझ करके हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सोच समझ करके दो सोच के बीच में है। हम लोगों को सोच समझ के व्यवस्था बनाई है, और इस व्यवस्था को तोड़ करके मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन है नहीं, कानून के बाद में इसका सॉल्यूशन नहीं है। और मेरी बात को उस परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा। हमारे साथ में राजेश कुलश्रेष्ठ भी है, हमारे साथ में नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, यही आशंका थी, इसीलिए हमने आज इस चर्चा को रखा। हमारे साथ में राजेश कुलश्रेष्ठ भी हैं। आइए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपने विचार व्यक्त करें, किस प्रकार कानूनी और सामाजिक पहलुओं को वो सोचते हैं। मैं अनुरोध करूंगा राजेश कुलश्रेष्ठ जी से, जो हमारे डीजीसी सिविल आगरा हैं, कि वो अपनी बात को रखें। प्रणाम, नमस्कार सबको। ये जो वास्तव में जो निर्णय आया है, उसके पहलुओं पर अभी श्रद्धेय देवेंद्र वाजपेयी जी ने काफी अच्छा प्रकाश डाला है। अपने ऑनरेबल जस्टिस श्री राजीव लोचन जी के द्वारा भी प्रकाश डाला गया है। इसमें जो एक दो बिंदु हैं, क्योंकि एक मैंने जस्टिस रामा जॉयस उनका एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें ये था कि कोई भी निर्णय वो सामाजिक और उसमें सभी पहलुओं को विचार करते हुए होना चाहिए। ये जो निर्णय हुआ, इसमें एक सामाजिक जो पहलू है, जैसा डावर साहब ने बताया, वाजपेयी जी ने बताया कि
ये ठीक है, बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए। हर एक भाई पिता वह सोचता है कि मेरी बहन को, मेरे पिता को हम जितना अधिक से अधिक उनको स्नेह के साथ साथ जो भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर सकते हैं, करें। यहाँ तक कि बेटी जब ससुराल चली जाती है, बहन जाती है, वहां कोई कठिनाई होती है तो उसको भी दूर करने के लिए भाई, पिता, सभी परिवार लग जाता है, तो उससे एक आत्मीयता का भाव रहता है। लेकिन ये जो निर्णय आया कानूनी रूप से तो ठीक है, बेटी को, बहन को अधिकार मिलना चाहिए और देते भी हैं, लेकिन उसको कानूनी एक अमली जामा पहनाने के बाद कई समस्याएं भी खड़ी होंगी, जैसा पूर्व कई वक्ताओं ने कहा है। तो उन समस्याओं के निदान के लिए विचार करना पड़ेगा। जैसे किसी जैन साहब ने कहा कि भाई हमको अपने रहते हुए उस सारी संपत्तियों का पूरा विभाजन और सब प्रकार का करना होगा, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो बाद में समस्याएं खड़ी होंगी। तो वास्तव में एक जो इसमें एक बिंदु मैंने इसमें जो पढ़ा था कि यदि पुत्री उसकी मृत्यु भी हो चुकी है तो उसके बच्चे भी क्लेम कर सकेंगे उस संपत्ति पर अपने नाना से कि भाई इसमें हमको अधिकार दीजिए, तो वो एक और ज्यादा समस्याएं खड़ी होंगी। तो वास्तव में एक बार इस निर्णय को मुझे लगता है इस निर्णय को अभी चूंकि 3 जजेस की बेंच ने निर्णय दिया है, देर सवेर हो सकता है फुल बेंच में ये निर्णय जाए, क्योंकि इसमें अभी संशोधन की संभावनाएं हैं। क्योंकि जैसे हमारे देश की संस्कृति है और जैसा वाजपेयी जी भाई साहब ने बताया कि भाई उनको कहीं हम बहनों को, बेटियों को भाग देते हैं, तमाम सब सारी उनकी सांस्कृतिक जो परंपरा है वो पूर्ण करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ेंगी। वो दूरी न बढ़े उसके लिए आवश्यक है कि इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ इस प्रकार का आएगा, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उचित नहीं है। कानूनी दृष्टि से ठीक है, अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलेंगे, सभी देते भी अधिकार हैं। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें ऐसा एक मुझे प्रतीत हुआ। धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत मुद्दा उठाया जो आदरणीय वाजपेयी जी ने, पूर्णावर साहब ने बात रखी थी कि परिवार के अंदर बिखराव आ सकता है, क्योंकि अभी हमारा माइंडसेट नहीं है। हमने जो शताब्दियों से और सैकड़ों साल से जो देखते आए हैं, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमने पुरुषों की सर्वोच्चता देखी है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया है। ये एक पार्लियामेंट्री इंटेंशन थी, हम मेजॉरिटी की इंटेंशन कहेंगे देश की, कि जिन्होंने चाहा कि विमेन एम्पावरमेंट हो। लेकिन ये बात जरूर मैं समझता हूं कि ये ट्रांजिशन स्लो होना चाहिए, लोगों को मानस भी बनाना चाहिए, लोगों को वसीयत के माध्यम से भी अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल सही तरीके से डिस्पोजिशन करना चाहिए, और विवाद उत्पन्न ना हो परिवार में प्रेम बना रहे। ये तो सर्वोच्च प्राथमिकता सभी की होगी। अब मैं एडवोकेट गौरव जैन जी भी हमारे साथ में हैं, एडीजीसी सिविल हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को हम लोगों तक साझा करें। मैं अनम्यूट कर देता हूं जी, आप अनम्यूट कर लीजिए गौरव जी। सभी को जय जिनेंद्र। ये आज जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया, ये जो मुख्यतः जो निर्णय दिया गया, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के इससे जो पूर्व में जो निर्णय थे, एक प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती एंड अदर्स 2016 का एक जजमेंट था, वो जिसमें कि कहते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था जो 2006 वाले अमेंडमेंट का, 2005 वाले अमेंडमेंट का, उसको उन्होंने कहा कि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। और इसके बाद एक और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इसी विषय पे, धनम्मा वर्सेस सुमन वर्सेस अमर 2018 का है, और इसमें ये कहा कि कहते हैं जो बेटियां हैं उनको जो अधिकार है
जो अधिकार है वो कहते हैं जब पिता अगर कहते 2005 के बाद अगर उसकी मतलब मृत्यु हुई है, मतलब जो बेटियों को जो जन्म से ही जो को पर्सनली राइट थे, उन्होंने कहा कि कहते को पर्सनली राइट जन्म से होते हैं, इसलिए अगर उनकी जो बेटी का जन्म अगर 2005 से पहले भी हुआ है तो भी कहते हैं उसको अधिकार होगा। मगर उसमें जो डेथ थी, जो मेल जो पिता की मृत्यु की वाली बात थी, वो कहीं नहीं आई थी कि उसमें कि जो पिता है उसकी मृत्यु जो 2005 में जो 9 सितंबर 2005 की जो प्रकाश वर्सेस फूलवती में कहते हैं डेडलाइन दी थी कहते हैं कोर्ट ने, उसको कहीं कहते क्लियर नहीं किया गया था। इन सभी डिस्प्यूटों के अलावा बहुत सारे और भी कहते हैं हाई कोर्ट्स में केस थे जिसमें कि एसएलपी दाखिल हुई, और जिसमें लोकमनी वर्सेस महेंद्र वर्मा वर्सेस अदर्स था, जिसमें हाई कोर्ट ने जो कहते हैं सेक्शन 6 को कहते हैं जो कहा कि जो सेक्शन 6 है वो जब 17/6/1956 में जब कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था तब से ही इन्फोर्समेंट माना और उसको एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। इसके अलावा एक बालचंद्र वर्सेस पूनम के नाम से एक एसएलपी थी, इसी केस में है वो भी एसएलपी 35/994/15, जिसमें था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कहते हैं उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में कहते हैं चर्चा की गई। इसके अलावा और एक और एसएलपी थी 385/42/2016 सरदा देवी वर्सेस प्लूरी हरि नारायण। उसमें भी क्वेश्चन यही हुआ कि जब अगर फाइनल डिग्री अगर पार्टीशन सूट की कहते नहीं बनी है तो वो कहते हैं क्या उसको दोबारा से कहते हैं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ शेयर का वो लड़की का शेयर क्लेम होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा एक और था, उसमें ये था कि जो लड़की की अगर कहते हैं लड़की के फादर की मृत्यु 1994 में हो गई है, मगर जो लड़की है वो उसके जो उसके अधिकार हैं उनको वो क्लेम नहीं कर पा रही है। ये बहुत सारे कहते हैं प्रश्न थे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी कि जब जो क्योंकि प्रकाश वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया था, जो विवाद थे उनका कहीं ना कहीं अंत हो गया था। मगर जब ये दूसरा वाला जो 2018 वाला जो जजमेंट आया जिसमें कि उसमें उन्होंने कहा कि कहते हैं जो राइट है कहते हैं लड़कियों के वो मतलब जन्म से ही होंगे, जब वो जन्म लेती हैं तभी से लेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट दोनों कहते हैं रूलिंग्स में बहुत आ रहा था और ये प्रश्न भी था दोनों ही रूलिंग्स के लिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। जब बात देवेंद्र वाजपेयी जी ने की और राजेश कुलश्रेष्ठ जी ने की थी सिविल अपने, तो मेन वही बात था जो हिंदुओं की जो मूल भावना है उन पे कहीं ना कहीं इसका एक प्रहार होता है। जो जॉइंट फैमिली वाली बात है, जैसे कि अब स्थिति अगर हम आज की तारीख में माने अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कानून लागू हो गया है तो जो जॉइंट फैमिली वाली जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी का अगर पहले से ही डिवाइडेशन कर देंगे तो वो जो इकट्ठा रहने वाली बात होती थी, जो जॉइंट रहने वाली बात होती थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और जो हमारी अगर हमने पहले से उसका अगर पार्टीशन भी कर दिया, अगर जैसे एक घर में 4 भाई रहते हैं और एक बहन है तो 5 हिस्से उस घर के कर दिए, और वो क्या स्थिति होगी। और जब जो हमारा जो हिंदू परिवार है जिसमें हम रहते हैं और उसमें जो प्रेम और सद्भाव और अपना भाई बहन में जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित होगा। तो मेरा जो आकलन है, अभी मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है, कुछ ही उसके अंश पढ़े हैं, मगर जो मेरा आकलन है उसमें कि इसमें जो दूसरा पक्ष है वो इसकी जो अपील है वो जरूर करेगा और इससे संबंधित जो कहते हैं अब बहुत सारी विषमताएं आ गई हैं और जो समाज है वो भी इस बारे में चिंतित है। मेरे जो आकलन है मैंने जो किया कि 2015 वाला जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, उसने बहुत कुछ स्थिति को स्थिर किया था, जो विवाद थे उनका कहीं ना कहीं अंत किया था। धन्यवाद गौरव जी, आपने कानूनी बातों को और जो पुराने जजमेंट्स हुए उसके बारे में रेफरेंस दिया।
आपका मत यही है कि ये अपने जो हिंदू ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है हमारे मध्य। देखिए, दोनों ही पक्ष हैं। कानून तो हमारा 1956 में बन गया, 2005 में बन गया और कानून लागू है। तो जो सामाजिक हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू लिविंग के कल्चर, हिंदू के ट्रेडिशंस जो भी अगेंस्ट है, लेकिन अब पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करता है। हमें उस पार्लियामेंट्री लॉ को किस प्रकार से इस ट्रांजिशन स्टेज को स्मूथली पार करना है, स्मूथली मूव करना है कि फैमिली में कन्फ्लिक्ट भी ना हो और हम जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको पालन कर सकें, इस पर आपको विचार मंथन करना होगा। क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड तो 1956 का है ही, 2005 का लॉ है ही, और ये 3 जजेस बेंच का डिसीजन आ ही गया हमारे सामने, जिसमें अधिकार तो उन्होंने 2005 में को-पार्टनर मान ही लिया। अब तो हमारे को जो चिंतन का विषय होना चाहिए, कानून की धारा को पलटने की बात तो शायद संभव नहीं होगी, लेकिन जो बात है कि किस प्रकार से इस ट्रांजिशन स्टेज में या परिवार के प्रेम को बनाए रखा जा सकता है, मेरे दृष्टि में ये मुद्दा हमारे सामने होना चाहिए और यही महत्वपूर्ण है। जब 1956 से राइट है, उस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा था, अधिकांशतः नहीं किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हिंदू माइथोलॉजी आज भी प्रिवेल कर रही है और प्रिवेल करती रहेगी। बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है कि 2005 में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। एग्जैक्टली जो एम्बिग्युइटीज थी उनको ठीक करने की कोशिश की गई है। जो जिन केसेस में निर्णय स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे उनको करने की गई है। बिल्कुल 56 से राइट था, राइट हमेशा बना रहे, लेकिन जिस माइथोलॉजी पर हम चल रहे हैं, जिस सौहार्द पर हम चल रहे हैं, मुझे लगता है उस पर चलते रहेंगे। कोई बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा फर्क इससे नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और डावर साहब, आपसे हम थोड़ा और समर्थन करते हुए वो भी कहेंगे कि अब वो उस लकीर को भी चेंज करना पड़ेगा, जिसमें शुरू से हम लोग कहते थे कि साहब अब डोली गई है, अर्थी भी वहीं से उठेगी। लड़की को ये मालूम होना चाहिए नहीं कि मैके में भी हमारे पास कुछ है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ये तो रखना ही पड़ेगा। डोली गई है तो अर्थी वहीं से उठेगी, ये माइथोलॉजी हमारी है, तो ये तो हमको कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा, और नहीं तो की और उनकी प्रक्रिया बनेगी। और ये पूरा जीवन पर्यंत जो हमने बनाया है कि उनको आज जो नगद मेरे पास है उसको मैं अपनी हैसियत से भी ज्यादा करता है। आदमी इवन उधार लेकर के भी करता है, शादी में शहरों में करता है, और उसके बाद में हर चीज के वहां पर करता है, हर उसके ऊपर माँ बाप के बाद शहरों में बच्चों की शादी होने तक करता है। ये व्यवस्था एक ऐसी बनी चली आई है, ये संभव ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, बहन भाई में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मुझे नहीं लगता कि संभव है। शहरों में संभव है ही नहीं। नहीं तो आज ही बिजनेस बिखर जाएंगे। अगर कोई एक्सरसाइज करने लगेंगे, लॉ का 100% एक्सरसाइज करने लगेंगे, तो ये व्यवस्था आज ही समाप्त हो जाएगी। और सारे आज ही बिजनेसों में बिखराव आ जाएगा और घरों में बिखराव आ जाएगा। क्या आज वो शादी करने जा रही है, उससे पहले कहेगी साहब मुझे तो पहले तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं तभी जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं। अगर ऐसा होने लगा तो जो भाई घर में रह रहा है वो भी सड़क पर आ जाएगा। घर तो एक ही है ना, उसमें रहे 6 लोग रहे। 125 जो मेंटेनेंस के मुकदमे दाखिल होते हैं, उसमें लड़कियों की दशा, जब लड़कियां आती हैं देख के वाकई बहुत फिर भी पिता तो करता ही करता है मेंटेनेंस, उसको वहां से लेना है, उसका वहां हक है, लेकिन पिता और भाई तो करते ही करते हैं। देखिए सर, पिता तक तो सीमित है, भाई भी करते हैं। कम होता जा रहा लगातार। मैं आपकी बहस में बीच में कूद रहा हूँ, क्षमा करें। जी प्लीज। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो परिस्थितियां आज आ रही हैं, ये सामाजिक बदलाव को जो हम आज देख रहे हैं। When I joined the bar in 1969, number of cases pertaining to matrimony disputes was very lesser, and today family courts are flooded with these cases of these type. Why? Because the social structure has been totally destroyed. The relation, the piety of the relations. अब आप विवाह को आपने संस्कार की जगह एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया करीब करीब। विवाह आपके यहाँ संस्कार था। ये विवाह में ये नहीं था कि जरा सी खांसी आ रही है। हम लोगों ने जो वेस्टर्न कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा घातक चीज़ है। जैसे
और उसको हम इस तरह से धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग के जरिए जो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये केवल उस विषाक्त सोच का परिणाम है जो आज समाज में ये स्थिति आ गई है। वरना आपके यहाँ तो शिव का मत, शिव में से आप इकार हटा दीजिए, वो शव हो जाता है। शिव का आराधना आप इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें स्त्री समाहित है, इकार है उसमें, और इसीलिए उसको आप शिव कहते हैं। लक्ष्मी से लेकर दुर्गा तक सारे अधिकारी उन्हीं के पास हैं भाई। लड़कियों को तो इतनी इज्जत है यहाँ, कुछ ये जो मुगल इन्वेजन के बाद से ये सारा शुरू हुआ है। ये आपके यहाँ, वरना आपके यहाँ पर्दा प्रथा कहाँ थी? शादियां आपके यहाँ दिवाल लग्न में होती थी, शादियां रात को होने लगी इसलिए क्योंकि मुगल इन्वेजन था, उसका इम्पैक्ट था। और उसने ही आपकी कल्चर को इस बुरी तरह से, चाणक्य ने बहुत 2500 साल पहले कह दिया, ना पठे यावनीम भाषा न गच्छेत। तो ये जो यावनी भाषा का मतलब जो आपने इस लिटरेचर को पढ़ा, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया। आपने लड़की, उसको हम एक प्रॉपर्टी से समझने लगे लड़की को, व्हाई शी इज नॉट दैट। ये मुस्लिम कंसेप्ट है कि वो एक प्रॉपर्टी है, पैर की जूती जब चाहे तब बदल दो, और उसी का दुष्परिणाम आप ये देख रहे हैं। आज समाज में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है उसको तो हम लाते नहीं। शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा, लेकिन आज शिक्षा कहाँ है? डिग्रियां हैं लेकिन संस्कारों की शिक्षा नहीं है। और जब तक संस्कारों की शिक्षा नहीं होगी तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, सामंजस्य कैसे बढ़ेगा, सौहार्द कैसे बढ़ेगा? जिन देशों, ये मेरा विचार है। जहाँ वृद्धावस्था आश्रम बन रहे हैं, जहाँ लड़के पेरेंट्स के लिए, अब देखिए वृद्धावस्था आश्रम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ना ये? अच्छी बात नहीं है, आपने वहां से बोरो किया जी, तो हम वहाँ पे ये कंसेप्ट आपने वहां से बोरो किया है। तो वहाँ ये कहते हैं कि वो भाई अपनी बहनों को रख लेंगे जो माँ बाप को रखने को तैयार नहीं है। ये क्यों हुआ? ये देखिए बागवान पिक्चर जो थी, बागवान पिक्चर हमारे समाज में चल रही प्रथा को दर्शा रही थी। वो नहीं, ये समाज पहले नहीं था डॉक्टर साहब, ये पहले नहीं था। ये शुरू, ये इधर पिछले 20 साल में ये हमने जो वेस्टर्न कंसेप्ट को बोरो किया, ये ओल्ड एज होम्स जो हैं, ये तो वहां की चीज है। हाँ, ये 15-20 साल से शुरू हो गया। अरे आप मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, जिंदगी की तो बात छोड़िए। जी, बिल्कुल। अब औरंगजेब के लिए शाहजहां ने ये लिखा कि तू इतना नालायक है कि तू मुझे 1 किलो पानी देता है, उसके लिए भी तड़पाता है, जबकि ये जिनको तू काफिर कहता है वो मरने के बाद भी खिलाते हैं। तो ये सोचिए, आपके यहाँ तो अभिवादन नित्य वृद्धों से बिना, जो आपके बड़े हैं उनका सम्मान हमेशा करना है। ये एक जो वेस्टर्न कंसेप्ट हमारे यहाँ डेवलप हुआ और उसका इम्पैक्ट जो हमारी कल्चर पर आया, हमारे व्यवहार में आया। ये जब आप जिंदा बाप को डैड कहते हैं तो और क्या कहेंगे आप? ये डैड कहने लगे हम लोग। डैड कहने लगे। गलत कह रहा हूँ बताइए आप? हर घर में डैड पापा यार, मम्मी यार, ये जो आज संस्कार आरोपित हो गए हमारे यहाँ, ये क्या कारण है? ये शिक्षा की जो गलत शिक्षा दी गई। डिग्रियां आपने दे दी लेकिन संस्कार नहीं दिए। शिक्षा का मतलब है आपके व्यक्तित्व का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, व्यवहार में मृदुता। ग्लोबलाइजेशन के साथ में चेंजेस तो थिंकिंग में आएंगे ही, वो इनएविटेबल है। वो पहले हो सकता है हमारा इतना इंटरेक्शन ना होता हो, हम इतने टीवी नहीं पढ़ते हो, इतनी बुक देखते हो, बुक्स नहीं। अब इंटरेक्शन के साथ में इंटरनेशनल सोच तो हमारे मन में आएगा ही, हम उसे रोक नहीं सकेंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा हमको। जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, ये क्या ये केवल हिंदुस्तान के लिए है? इसका असर दूसरे देशों में क्यों नहीं जा रहा है? वहां की कल्चर पे असर क्यों नहीं पड़ रहा है? ये केवल कल्चर में सभी जगह हो रहा होगा, सभी जगह कल्चर में चेंज। कल्चर सभी, कल्चर में सभी, कल्चर का सभी जगह इफेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तानी। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कल्चर में सब जगह वर्ल्ड ओवर, जब से ये गूगल, इंटरनेट और फेस टाइम और ये सब चीजें, जो कनेक्टिविटी वर्ल्ड ओवर बढ़ गई हैं, इसमें लोगों की जो थॉट्स हैं, चाहे वो यंग जनरेशन के हों और मिडिल एज हो, ओल्ड एज हो, सब अपने थॉट्स बहुत इजीली एक्सचेंज कर रहे हैं। उससे लोगों की थिंकिंग में दूसरों की थिंकिंग का प्रभाव पड़ के लोगों की थिंकिंग, साइकोलॉजी, कल्चर सब कुछ चेंज हो रहा है वर्ल्ड ओवर। ये वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है। जैसे जो ओल्ड चाइनीज होते थे या ओल्ड जापानीज कल्चर होता था, आज उनके जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनकी थिंकिंग पुरानी जनरेशन के लोगों से फर्क है। इसका कारण क्या है बहन जी? कारण भी तो सोचिए। इसका कारण एक चेंज है जो ऑटोमेटिकली, जैसे अब हमारी दादी नानी जिस तरह रहती थी, हमारी मम्मी लोग उस तरह नहीं रहे, आज हम लोग उस तरह नहीं रह रहे हैं।
क्योंकि ये एक जनरेशन चेंज है। आज हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरह हुई, हमारे फादर ने कभी लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करा। उन्होंने कहा नहीं, जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकती है। लेकिन हमारी नानी दादी की अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई थी। उनको ये था तुम्हें सिर्फ खाना बनाना है, कुछ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, शादी करनी है, बस खाना बना के तुम्हें रहना है। लेकिन आज के अपब्रिंगिंग बच्चों की वो नहीं है। इसी चेंज से छोटे छोटे जो चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं, उससे सोसाइटी का पूरा फैब्रिक का पैटर्न चेंज हो रहा है। और ये चेंज जो है, ये एक सोसाइटी का जो चेंज आ रहा है उसी का पार्ट है। दो, मैं ये नहीं कह रही कि इसको एक्सेप्ट करना इजी है, मैं ये नहीं, मैं मान रही हूँ उसके संग जो इश्यूज आएंगे वो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये चेंज है जो हमारे हाथ में नहीं, जो एक सोसाइटी पूरी चेंज हो रही है उसकी वजह से आ रहा है। जी एक्चुअली ये इसकी बहुत बिल्कुल वजह सही फरमा रही हैं। ओवर पॉपुलेशन भी हो गई है। हाँ, क्योंकि अब देखिए, ये भी एक समस्या है। अब ज्वाइंट फैमिली सेटअप अपने आप खत्म होता जा रहा है। हाँ, ज्वाइंट फैमिली में देखिए आज की डेट में कोई रहना नहीं चाह रहा है। ज्वाइंट फैमिली वैसे भी खत्म हो रही है। हमारे पास है अब बच्चे मल्होत्रा साहब, बच्चे अब ये नहीं जानते मौसी क्या होती है, बुआ क्या होती है। जी मौसी बुआ है ही नहीं आजकल, सबके एक एक बच्चे हैं ना। तो क्या ये अच्छा एक इंडिकेशन है? नहीं, बिल्कुल अच्छा इंडिकेशन नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन जो ये चेंज आ रहा है, अब क्यों आ रहा है देखिए, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मैकॉले को मान लिया लॉर्ड। नहीं, हमने अपनी शिक्षा पद्धति को तिलांजलि दे दी। नानी और दादी के साथ बच्चे कहाँ रहते हैं? बेडरूम कल्चर जो डेवलप किया गया है उसकी वजह से बच्चे भूल गए कि नानी और दादी क्या चीज होती है। वो कहानियां पढ़ा के बच्चों में संस्कार डाल देते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बच्चे नेट पे देख लेते हैं। नानी दादी के जो साथ रह रहे हैं उनके संस्कार अलग। जी, कहने वाली बात नहीं साहब। ये हालत है ना। तो ये जो मैंने आपसे शुरुआत की थी, आप जो बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं कि नानी दादी के संस्कार के बराबर तो चीज ही नहीं है, वो बच्चों में मिल ही नहीं सकती। लेकिन वो क्यों चेंज हो रहा है? मानिए आज आपने अपनी लड़की को बहुत पढ़ाया लिखाया, आपने कहा कि तुम पढ़े लिखो, उसकी एक ऐसी फैमिली में शादी कर दी जहां वो या तो बिजनेस देख रही है अपने हस्बैंड के संग, या वो बराबर मिलके वर्क कर रही है। जब वो वर्क कर रही है तो वो कह रही है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दो बच्चों को पाल पाऊं, मैं तो एक बच्चा करूंगी, उसी को अच्छी एजुकेशन दूंगी, उसी को बड़ा करूंगी। तो सोसाइटी का पैटर्न, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग बच्चों के प्रति चेंज हो रही है, इसलिए सोसाइटी चेंज हो रही है। ओल्ड साथ क्रचेस भी शुरू हो गए हैं, तो बच्चों को रखने की जगह कोई रिलेशन नहीं, तो बच्चों को दिन में क्रच में। हमारे साथ में और भी प्रतिभागी हैं। मैं अनुरोध करूंगा, इस समय एडवोकेट धर्मेंद्र वर्मा जी भी हैं। क्या वो अपने विचार साझा करना चाहेंगे? सभी को सादर प्रणाम। वैसे तो जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसमें बहुत सी बारीकियों को सामाजिक स्तर पर समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी हो रही है, परिवार टूट भी सकता है। तो हम लोगों को उस तरीके से इस निर्णय को अपने दैनिक जीवन में लाना पड़ेगा, जिससे कि नई जो परिस्थितियां हैं उनमें विघटन पैदा ना हो। अब निर्णय है तो उसका कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति उस निर्णय के पक्षधर आएगा, तो न्यायालय में जो भी निर्णय होगा उस परिवार के लिए, किसी के लिए जो है खराब भी हो सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। लेकिन थोड़ा सा बहुत सही वर्मा जी ने बात रखी। वर्मा जी ने बात सही रखी कि हमें विघटन बचाना है। हमें जजमेंट आया है, जजमेंट तो रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड हो ही गया। अब किस प्रकार से हम परिवारों में बिखराव ना हो, भाई बहनों में प्रेम बना रहे, ये बात हम लोगों का एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि किस प्रकार से हम करें। लेकिन जो जज साहब ने, मल्होत्रा साहब ने बात रखी कि बेटियों की स्थिति कितनी आज की डेट में, जो डेस्टिट्यूट हैं, विडो हैं या डाइवोर्सी हैं, उनकी स्थिति खराब है, कैसे उनकी मेंटेनेंस हो, उनके पास एम्पावरमेंट उनका होना चाहिए। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा कि विदेशों के अंदर जब मैरिज होती है तो उसके बाद में हस्बैंड जो कुछ भी कमाता है उसमें हाफ शेयर पत्नी का हो जाता है, क्योंकि वो होम मेकर है, वो घर संभाल रही है, वो ऑफिस संभाल रहा है। इंडिया में हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक शेयर नहीं होता है, उसके अंदर तो उसको मेंटेन जरूर करते हैं, पत्नी को प्यार कर रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, लेकिन अधिकार की बात करें तो अधिकार उनका नहीं होता है।
क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में उनका ऑटोमेटिकली जो भी वेल्थ कमाएगा हस्बैंड उसमें उनका हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर इसलिए नहीं काम करने जा पा रही हैं क्योंकि वो बच्चों की केयर कर रही हैं, वो होम और इवन डाइवोर्स के तो केस ऐसी में उन्हें स्थिति में ऑटोमेटिकली 50% शेयर मिलता है, जो इंडिया में तो उस तरीके इंडिया से में फाइट करना पड़ता है लड़कियों को। हाँ, तो अब हमारे साथ में संतोष सिंह जी भी हैं। संतोष सिंह जी विचार व्यक्त करना चाहें या जो भी और प्रतिभागी हैं इसमें अपने कोई भी विचार रखना चाहें तो संक्षिप्त में विचार रखें ताकि हम लोग अपने अंतिम पड़ाव की ओर और निष्कर्ष की ओर हम पहुंचे। और हमारे प्रतिभागियों में से कौन अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं? योगेश जिंदल जी, सुशील कुमार गुप्ता जी, मित्तल केमिकल से जो भी करना चाहते हैं अपने को अनम्यूट कर लें। आप या हाथ उठा दें तो हम उसको अनम्यूट कर दें। संतोष सिंह जी, किसी का कोई अनुरोध नहीं मिला है। राजेंद्र गर्ग जी भी हैं। बात रखना चाहूंगा। हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी जैसे कि आज बात करी अभी जी अभी बात रख रहे थे कि कहते हैं जो विदेशों में है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है? मैंने अनम्यूट किया हुआ है। आवाज आ रही है मेरी आवाज जी अच्छा आ रही है जी आ रही है जी। तो मैं वही कह रहा था, अभी जो बात चल रही थी कि 50% शेयर मिलता है और 50% प्रतिनिधि को मिल जाता है और 50% उसके लिए फाइट नहीं करनी पड़ती है। बहुत सी स्थितियों में ठीक है, मगर अगर हम अपना भारतीय परिदृश्य देखें उसमें तो जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी के नाम से कहते घर ले लेता है, वो इवन अपना नाम भी नहीं चढ़ाता। बहुत सी जगह में जो सिर्फ पत्नी के नाम से कहते घर लेता है। बहुत सी जगह में वो जो अपना व्यापार चलाता है उसमें अपना जो शेयर अपनी कंपनी बनाता है उसमें 50% शेयर अपनी पत्नी को दे देता है। जबकि अगर हम अगर कमाई की बात करें या काम करने की बात करें तो उनका वर्किंग कुछ नहीं होता है उसमें, मगर फिर भी वो कहते हैं उसको बराबर शेयर करता है। तो गौरव जी यदि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उन सिचुएशंस को हमें एड्रेस करना है जहां एबनॉर्मलिटी है, जहां पर कोई दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज नॉर्मल जब कोई समाज में कोई चीज आती है, जैसे कि अगर ये निर्णय आया है और जिससे बहुत सारे परिवार अब चिंतित भी दिख रहे हैं, जैसे कि पूरन डावर जी ने कहा, तो बहुत ये जो जब निर्णय आया है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। जो चीजें बहुत अभी जो शिथिल पड़ी हुई थी वो दोबारा से उठ के आ जाएंगी। तो जो विवादों की स्थिति है जी जो आप कह रहे थे, माफी एक मिनट चाहेंगे जी जी आप जो कह रहे थे तो पूरन डावर साहब का और वाजपेयी साहब का यही तो संदेह था कि आज आपने कहा कि अपनी वाइफ के नाम आपने 50% शेयर ले लिए, तो वो कह रहे कल आपकी बहन भी आ जाएगी शामिल उसमें हो जाएगी, कहेगी भाई मैं भी तो हूँ, बीवी को 50% क्यों कर रहे हो, बहन का हिस्सा उसमें है। तो वो एप्रीहेंशन जाहिर कर रहे थे। प्लीज पिता के होते हुए तो नहीं होना है, पिता की मृत्यु के बाद ही होना है। तब तक तो नहीं रोक सकते वो जब तक पिता जिंदा है। नहीं, मैं एक स्त्री की बात कर रहा था, मैं एक महिला की बात कर रहा था। कोई महिला बहन है, वही महिला कहते हैं पत्नी है। और अगर जब हमने पत्नी को अपनी पत्नी को अधिकार दे दिया तो कहीं ना कहीं किसी ने हमारी बहन को भी अधिकार नहीं करेगी। She gets the right from her birth itself. ये सबसे बड़ी जो इसकी अनोमली है वो ये है कि पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। जैसे उसका जन्म हुआ उसका अधिकार हो गया वो पार्टनर के रूप में। नहीं कैसे, वो तो पेरेंटल में होगा ना, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में नहीं होगा। जी सेल्फ रिकॉर्ड में नहीं, वो पेरेंटल हुआ। नहीं पिता की मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। नहीं बाबूजी कह रहे हैं सेल्फ रिकॉर्ड अगर है उनको पार्टनर हो गई। हाँ लेकिन अगर पेरेंटल है तो उसमें निश्चित रूप से वो कह रहे हैं भाई साहब पूर्ण भाई साहब कि अगर रिकॉर्ड है और हमने डेथ के पहले मान ली वसीयत कर दी है तो शी इज आउट, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन नेचुरली पिता जो रह रहा होगा वो पेरेंटल घर में रह रहा होगा, उस समय पिता की वो स्थिति होगी जो आज मेरी स्थिति है। पिता भी तो पेरेंटल घर में रह रहा होगा, तो पेरेंटल घर में तो बेटी का अधिकार हो जाता है। यही तो दिक्कत है आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है। अच्छा क्या वो लड़की बड़ी चोट, एक परिस्थिति और सोचिए, क्या वो लड़की अपनी ननद को देने को तैयार है? अपनी ननद को देने के लिए तैयार नहीं है।
मैंने 2 केसेस ऐसे लड़े थे जिसमें वो कह रही थी ननद का क्या हिस्सा है, क्या अधिकार है, और यही आज परिस्थितियां आ रही हैं। हम जो अभी किशन भाई ने कहा कि विदेशों में पत्नी का आधा अधिकार हो जाता है, हम विदेश नहीं हैं। भारत की अपनी एक अलग स्थिति है, हमारी अपना एक अलग अस्तित्व है, हमारी एक अपनी विचारधारा है, हमारी एक संस्कृति है। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहाँ संस्कार है, इसलिए ये हमको देखना है। कानून तो बन गया, ये बात तो फैक्ट है कि इट हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। लेकिन इन बातों को भी मद्देनजर रखना चाहिए, और अगर हम इनको झुटलाते हैं तो हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ chaos। राजेश जी कुछ ऐड करना चाहें? गुरशेष जी? जी जी। पर्सन वाइज लेती है, वाजपेयी जी कितना घबराए कि वाजपेयी जी घबराए कि जितनी वकालत है 50%। मैं क्या घबराऊंगा साहब, मेरी तो बीवी भी नहीं है। घबराने की बात नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, घबराने की इस बात। निर्णय को ध्यान में रखते हुए आपस में सब बंधुत्व का भाव बना रहे, ये अब ध्यान में रखने वाली बात है। तो हमारी संस्कृति में एक ये भी संस्कार है कि आपस में भाई बहन और इन सब में, परिवार में भाभी होती है, सबका स्नेह बने। तो अब ये जिम्मेदारी वास्तव में भाई और पिता की हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये चीज उसको ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे उसमें एक सभी परिवार उस तरह से बढ़ेंगे तो कुछ समस्या आएंगी, लेकिन परिवार में हमारी संस्कृति में बैठ करके जो है निदान कर लेते हैं, तो वो निदान भी होगा, कुछ डिस्प्यूट भी आएंगे, अंत में फिर समझौता होंगे और फिर निदान होगा। तो मैं अधिवक्ताओं की भूमिकाओं पर भी बल देना चाहूंगा कि अधिवक्ता यदि चाहेंगे कि परिवारों में शांति रहे तो जरूर बन सकती है। हमारे वाजपेयी जी और राजेश जी चाहेंगे तो जरूर लड़ाई से बचाव हो सकेगा, लेकिन अधिवक्ताओं का रोल ज्यादा लड़ाई हो, ये लड़ाई के बीच आप लड़ाई के बीच तो इस तरह के कानून बोल रहे हैं। कानूनों ने ही तो सत्यानाश किया है। मैं जज साहब का ध्यान उस बात पर रखना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि डोली वहां से यहाँ जहां गई है वहीं से अर्थी उठेगी, वो सिर्फ इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आया कि मदर फादर का उनमें इंटरफेरेंस ना हो, उनके परिवारों में जो माँ रोज बोलती है वो इंटरफेरेंस ना हो, वो रोज उनके घर परिवार में इंटरफेरेंस ना करें, डाइवोर्स की कल्पना ना हो, डाइवोर्स की कल्पना ना हो, इसलिए वो विचार आए। पूरन भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये सबसे बड़ा विष जो आज बोया गया है वो इस मोबाइल ने बोया है। इतना इंटरफियरेंस होने लगा है लड़कियों के पक्ष की ओर से कि परिवार की शांति नष्ट हो जाती है। केसेस जो डाइवोर्स से संबंधित आते हैं उनमें ज्यादातर रोल पेरेंट्स का होता है। मेरी अपनी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मेरी भगवान ने मुझे पुत्री नहीं दी, हालांकि बहुत इच्छा थी, होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं लेकिन ये निश्चित रूप से डिस्प्यूट का एक वो बन सकता है, भाई बहन के प्रेम में कहीं ना कहीं वो लाता है। आइए हम सब लोग अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। अभी अडॉप्ट करना चाहे, अभी स्कोप है अडॉप्ट करना, पूर्ण भाई साहब अडॉप्ट करना चाहे स्कोप है। बिल्कुल कर सकते हो, वैसे ईश्वर ने काफी कुछ कराए भी हुए हैं। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाह रहा था कि इसमें इम्पैक्ट एक और पड़ेगा जब हम कहते हैं कोई अपनी प्रॉपर्टी आज की तारीख में अगर बेचना चाहेंगे, जो भी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें वही ना, अब जब स्थिति ये हो गई है कि बेटियों को ही बराबर आके, तो जब उन्हें बुलाया जाएगा तो वो डिस्प्यूट अपने आप एराइज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये तो पहले भी 2005 के पहले भी था, 2005 इसमें जब प्रकाश वाला जो केस आया था उसमें जब उन्होंने कह दिया कि अगर जो पुराने केसेस मतलब 2000 जो इम्पैक्ट है, जो भी अगर लोग लेजिस्लेचर बनाता है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर होगा तो वो कानून में ही लिखेगा, उसे माना नहीं जाएगा। तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस अमेंडमेंट में नहीं था, मगर आज की तारीख में उसको 2005 से तो हो गया था। हाँ, 2005 से हो गया है, मगर जो 1956 के बाद 1956 से सेल्फ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी मतलब था, मगर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और जो विवाद जो चल रहे हैं वो उससे 2005 से पहले के काफी चल रहे हैं।
और जो विवादों की जो अब एक खत्म हुआ था, जो प्रकाश वाला जो फूलवती वाला केस का जजमेंट आया था, उसके बाद से अब दोबारा से जो स्थिति है फिर दोबारा से वही स्थिति में पहुंच गया है। 2005 का जो कहते जो अमेंडमेंट आया था वही स्थिति में आज की तारीख में हम पहुंच चुके हैं। आइए अब हम सब लोग अपने कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं जो बात मैं समझ सका कि लॉ ऑफ द लैंड को हमको पालन करना है, अधिवक्ताओं की सहायता से सामाजिक जो लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, उनके माध्यम से समाज के अंदर जागृति भी उत्पन्न करनी है। बेटियों के अधिकार को हमें स्वीकार करना है, लेकिन ये स्टेज ग्रेजुअल होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ एक्वायर्ड है, क्यों ना हम उसके बारे में एक वसीयत अपने जीवन काल में ही करें, और इस प्रकार से करें कि भाई बहनों का प्यार भी बना रहे और बेटियों को अधिकार भी मिल सके। बेटियां भी बेटों जितनी ही प्यारी हैं, तो क्यों ना उनको भी कुछ दिया जाए ताकि वो भी आपकी प्रॉपर्टी के हेयर बने, जो वास्तव में आपकी सक्सेसर हैं। तो जहाँ जो यदि एचयूएफ की प्रॉपर्टी है तो वो भी मेल मेंबर्स अपने राइट को, अपने प्रॉपर्टी राइट्स को टेस्टामेंटरी सक्सेशन के माध्यम से, विल के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को सबके समक्ष रखनी है कि वसीयत की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हम लोग अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्पोजिशन के लिए डेथ के बाद में सही तरीके से सही जगह पहुंच सके और विवाद ना हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंक्लूजन के लिए कि हमारे मल्होत्रा साहब किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और किस प्रकार वो कंक्लूड करते हैं, वो अपनी बात को रखेंगे ताकि हम सब लोग उनकी गाइडेंस से और बेहतर तरीके से अपने सामाजिक व्यवस्था को और अपने कार्यकलापों को और व्यवस्थित कर सकेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा न्यायमूर्ति मल्होत्रा जी से कि वो अपनी बात हम सब तक साझा करें। जैसा आपने कहा भी है, तो लॉ ऑफ द लैंड है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू कंप्लाई इट, बट टू ओबे इट। आज हमारे पास कोई विकल्प और रहा भी नहीं है, लेकिन हमको आज भी पूरा ये इस बारे में आई एम वेरी मच श्योर कि चूंकि अभी तक ऐसे बहुत कम विवाद देखने को मिले हैं जिसमें प्रॉपर्टी को लेके बहन भाई होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुए होंगे, लेकिन अब ये चूंकि नया एक्ट आया है, नया रूल आया है, नई रूलिंग आई है, तो निश्चित रूप से अभी हमारे पास सोचने का उतना वक्त भी नहीं रहा कि इसके सोल्यूशंस और क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन जब भी ये एक्ट पान होगा, शुरुआत होगी, आप निश्चित रहिए, हमें लगता है कि भाई बहन का प्रेम बना रहेगा, लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे और कोई न कोई तरीके से निकलेंगे जिससे पुरानी हमारी जो एक स्नेह है फैमिली वाला, वो लगातार बना रहेगा। थैंक यू। सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को थोड़ा अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा भाइयों को, कि हम अपनी बहन को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। इसमें जरूर सोच में परिवर्तन आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मध्यम रास्ता ही हमें अंगीकृत करना पड़ेगा। हम ये लेके चलेंगे कि हमने शादी में दे दिया, हमने जीवन पर्यंत देता है, जीवन पर्यंत देता है, नहीं देना चाहता, ये आरोप तो बिल्कुल सरासर आरोप लगा। अच्छा, नहीं, अब जो भाई साहब कह रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा शादी में, माफ कीजिएगा, अब जनरल एक बात को हम कहना चाह रहे हैं, शादी में आज वेन्यू के हम 12 लाख रुपए किराया देते हैं, हम सजावट का पैसा देते हैं, हम 800 रुपए 1000 रुपए पर प्लेट खाने का देते हैं, हम उसकी मैरिज में कम से कम 40 लाख रुपए केवल वेस्ट करते हैं लोगों को खाना खिलाने में, सजावट में और करने में। उसकी हम दहेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये जोड़ लेंगे साहब, हमने तो उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया साहब, शादी में उसकी 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो वो लगता है कि उस बेचारी को कुछ मिला भी नहीं। 40 लाख रुपए तो लोगों ने केवल खाना खाया, निकल गए। वही हम पैसा लड़के की शादी में भी खर्च करते हैं, हम बेटे की शादी में भी रिसेप्शन करते हैं, लेकिन तब उसको नहीं जोड़ते हैं कि बेटे पे भी हमने इतना खर्च किया। सर वो वेस्ट नहीं है, वही अर्थव्यवस्था है। नहीं, अर्थव्यवस्था दैट इज वेरी गुड, अर्थव्यवस्था है, उसी से सबको काम मिलता है, उसी से सबको छोटे से लेकर के ग्राउंड मैन से लेके गोल्ड मैन तक को काम मिलता है, वही अर्थव्यवस्था है हमारे देश में। हम वो नहीं कह रहे साहब, लेकिन वो लड़की की तरफ जोड़ देना कि हमने तुम्हें 40 लाख रुपए दे दिए, देखो तुम्हारी शादी में 60 लाख खर्च कर दिया हमने, तो वो लगता है कि वो ज्यादती हो रही है। उसको दिया 20 लाख का सामान, 40 लाख रुपए तो हमने केवल अपने को दिखाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए पब्लिक में हमने खर्च किया। इमेज बनाने, ये अलग अलग पब्लिक रिलेशन कहो, इमेज कहो या अर्थव्यवस्था कहो, मैं तो ये मानता हूँ कि जिसके पास जितना है उसको तिजोरी में न रख के खर्च करना चाहिए। खर्च करेगा तभी तो अर्थव्यवस्था बनेगी, तभी तो काम मिलेगा लोगों को, तभी तो वो मिलेगा। मतलब बेटी की तरफ जोड़ देना उसको
वो गलत हो जाएगा कि बेटी ये जोड़ने की बात आएगी क्यों? जोड़ने की बात तो कभी आती ही नहीं। जैसे शादी में खर्च करने की बात हो गई, शादी में खर्च किया पैसा, ये हम उसमें से हिस्सा थोड़ी काट रहे हैं। ये तो तब आएगा जब हम जब ये डिस्प्यूट आएगा, जब क्लेम करेगी तब बात आएगी। जी ये क्लेम किया ही नहीं जाता, क्लेम किया ही नहीं जाता ना, और ना किया जाएगा। यही गुड सेंस विल ऑलवेज प्रिवेल। किया भी नहीं जाएगा रशिद साहब, किया भी नहीं जाएगा। हम सभी के आभारी हैं। 1956 से नहीं किया तो आप क्यों करने लगेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो दिखावे की संस्कृति बढ़ी है, ये वल्गर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी जो होता है दावतों में, वो वास्तव में जो जज साहब कह रहे हैं काफी हद तक सही है। देवेंद्र जी, ये अलग अलग सोच हैं। जब हमारे पास नहीं होता था हम भी यही सोचते थे कि ये नहीं होना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि जिसके पास जितना है उसको उतना खर्च करना चाहिए। मार्केट में पैसा नहीं आएगा। एक ग्राउंड मैन से लेके सफाई वाले से लेके गोल्ड मैन, सबको काम मिलता है, सबकी ड्रेसेस बनती हैं, सबके वो बनते हैं। ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंपटीशन हो गया। इस कंपटीशन में अल्टीमेटली खिला देना, बहुत से लोग कहते हैं कि गरीब आदमी को फ्री में उसमें खिला देते। गरीब आदमी को मैं एक दिन खिला दूंगा, लेकिन इसमें मैं उसको साल भर का काम दे रहा हूँ। आज जो कमा रहा है उससे वो उससे उसका जीवन चलना है, मांग करके नहीं। सब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? वाजपेयी साहब का कहना था कि ये कंपटीशन जो गलत शुरू हो गया है, आज एक ही बात तो है, किसी को मजबूरी दिखाने के लिए करता है। हर आदमी दिखाने के लिए नहीं करता। हर आदमी अपने जो व्यवस्था चली आई है, भगवान ईश्वर के टाइम से 56 भोग की व्यवस्था चली आई है। भगवान को भी 56 भोग लगाए जाते रहे हैं, सारे मंदिर भी सजाए जाते रहे। व्यवस्था शुरू से चली है, हर एक को काम मिलता है। डावर साहब, मैरिज की लेके एक दफे फिर से डिस्कशन करना चाहेंगे। अब 3000 रुपए की प्लेट और बात है। दिक्कत ये है, एक दफे फिर से इस विषय पर फिर से एक दफे चर्चा करेंगे, सामाजिक चिंतन करेंगे कि शादियों में दिखावा, शादियों में दिखावा कहाँ तक सही है, और क्या वो समाज के अंदर विकृति है कि वो एक अच्छा। देवेंद्र जी, टी शर्ट 500 रुपए से ऊपर की कोई नहीं बनती। जो 20,000 की खरीदते हैं वो भी नहीं बनती, जो हम 600 रुपए की खरीदते हैं वो भी नहीं बनती। लेकिन जो 500 रुपए की बेचता है वो 5,000 रुपए सैलरी देता है। जो 500 रुपए जो 20,000 की बेचता है वो 2 लाख रुपए सैलरी देता है। तो लोगों का अपग्रेडेशन, लोगों की वो R&D, तो वो विषय दूसरा है। सब कुछ उस विषय को फिर से करेंगे, बहुत बड़ा विषय है। जीवन में जो ईश्वर ने बनाई है सारी प्रक्रियाएं, सब सोच समझ करके R&D की प्रक्रियाएं बनी हुई है। किस तरह से अपलिफ्टमेंट होना है, प्रोस्पेरिटी। लेकिन एक नजरिया ये भी है, प्रोस्पेरिटी का उपयोग किस प्रकार किया जाए, शादी में किया जाए, किसी और सामाजिक उत्थान के लिए किया जाए। तो ये नजरिया, इस विषय पे जरूर हम लोग चर्चा करेंगे, और हम एक दफे फिर से मिलेंगे, सबका कॉम्बिनेशन, एक दफे फिर से मिलेंगे। इस विषय पे चिंतन होना चाहिए कि शादियों में कितना खर्च किया जाए, दिखावे में कितना खर्च किया जाए, और हमारे पास यदि समृद्धि है तो हम जिस प्रकार से आप खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, 10 रुपए में खाने की प्लेट दे रहे हैं, वो एक अच्छा तरीका है कि हम शादियों में अननेसेसरी खर्च करें। में भी किया जाएगा, 10,000 में भी किया जाएगा, इनोवेशन लाई जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा। चलिए, हम सबकी जरूरत है, और सब में सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। 3,000 रुपए नहीं, जिसकी 10,000 रुपए की कैपेसिटी वो 10,000 रुपए खर्च करे, तभी कहीं ना कहीं सभी का अपग्रेडेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बहुत अच्छा चिंतन मनन हुआ, और निष्कर्ष यही निकल के आया कि ये जो हिंदू संस्कृति के अंदर कहीं ना कहीं दखल तो जरूर है, लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है अब हमें पालन करना है, और किस प्रकार से हम अपनी संपत्ति के संबंध में किस तरह से वसीयत के माध्यम से, अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने जीवन काल के अंदर ही इस प्रकार की कार्य करें कि हमारी बेटियां भी एम्पावर्ड फील करें, और बेटियां और बेटों के बीच में किसी प्रकार का विवाद ना हो, बहनों के बीच में विवाद ना हो। कानून के अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगी, कानून कहता है नहीं, कोई नहीं अलाउ करता है। सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो एचओ की प्रॉपर्टी है उसमें भी अलाउ करता है। कानून की भावना के अगेंस्ट, स्पिरिट की तो अगेंस्ट हो जाती है ना, कि वो नहीं, बराबर दो। देखिए, टेस्टामेंटरी सक्सेशन उन्होंने अलाउ किया है, केवल मुस्लिम्स में ऐसा है कि टेस्टामेंटरी सक्सेशन की लिमिट है कि 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी आप विल नहीं कर सकते, लेकिन हिंदूज के लिए इस प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यदि पूरी अपनी संपत्ति को दान देना चाहते हो, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देना चाहते हो, वो भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे ऊपर है। इसलिए हम लोगों को बात उठानी, मुहिम ये उठानी है कि
कि हम लोग अपने जीवन काल के अंदर सभी व्यवस्थाओं को प्रॉपर्ली करके जाएं। यूएस में भी है कि 6 मिलियन से ज्यादा नहीं दे सकते सक्सेशन में, बाकी सब उसको जाएगी। केवल इंडियन सक्सेशन एक्ट में एक प्रावधान है, जज साहब की मैं निगाह में डालना चाहूंगा कि कोई यदि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देना चाहता है तो 1 साल पहले देगा, वो वसीयत 1 साल पहले करेगा। क्यों? ताकि वो उसकी मनोदशा सही है और मरने से 1 साल पहले उसने बिल्कुल पूरी तरह से सोच समझ के निर्णय लिया, भावावेश में निर्णय नहीं लिया। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। डावर साहब इसमें मैं जैन साहब में एक और बात पता करना चाह रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक रिसेंट जजमेंट और आया है इसी विषय पे कि जो आपस में जो फैमिली में जो पार्टीशन या जो भी कहते हैं फैमिली सेटलमेंट हुआ, उसको रजिस्टर्ड की आवश्यकता नहीं है क्या? उसका नहीं, इसमें उन्होंने क्लियरली जो इस जजमेंट के अंदर सेक्शन 6 के रेफरेंस में बात करी, तो वो एक्ट का प्रोविजन भी है सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 उपधारा 5 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टीशन होगा तो वो रजिस्टर्ड होगा या कोर्ट से होगा। तो जजमेंट के अंदर भी जो ये जजमेंट विनीता शर्मा का आया उसमें भी उन्होंने इसी बात को उल्लेख किया। नहीं, जो अभी थोड़े दिन पहले ही जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि कहते जो पार्टीशन या जो भी सेटलमेंट हुआ है फैमिली में, उसमें फैमिली सेटलमेंट है, वो रजिस्ट्रेशन की उसकी आवश्यकता नहीं है होते। अगर वो राइट ऑफ है, नहीं देखिए सेक्शन 6 आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे तो उसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, मतलब वो ये जो रूलिंग है वो उसको ओवर रूल करेगी। देखिए मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 6 के लिए पार्टीशन मीन्स एनी पार्टीशन मेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड ऑफ पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और पार्टीशन अफेक्टेड बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। बाय डिक्री ऑफ कोर्ट होना चाहिए या रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड के ओरल पार्टीशन हुआ है और पब्लिक रिकॉर्ड सपोर्ट करते हैं तो उसको एग्जैक्टली दिस इज व्हाट द लॉ है। जो रिटन में कहते हैं अगर कोई पार्टीशन हुआ है मगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या उस पे भी इस आज की ये जो रूलिंग है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, उससे प्रभावित करेगी। एचयूएफ की प्रॉपर्टी पे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी को तो अफेक्ट करेगी। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, केवल उन जो ये फ्रॉडलेंट मींस जिन लोगों ने लड़कियों को राइट को रिजर्व करने की कोशिश की थी कि साहब हमने तो पार्टीशन कर लिया, ओरल पार्टीशन हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया था, अब तो 2005 के पहले हो चुका है, दिसंबर 2004 तक हम कर चुके थे ऑलरेडी। उसको केवल उन्होंने रिपीट करने के लिए कहा है कि नहीं आप अगर एक्चुअल पार्टीशन हुआ है, रजिस्टर्ड है और अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं तब मानेंगे पार्टीशन, वरना हम पार्टीशन आपको नहीं मानते, हम लड़की को शेयर उसमें से देंगे। उन्होंने इस रूलिंग के माध्यम से उसको क्लियर करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही, यही कानूनी स्थिति है और यही भावना थी उनकी। या रजिस्टर्ड हुआ है या ऑलरेडी ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है, उस डेट हो चुका है जी, और पब्लिक डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मानिए लोक अदालत के माध्यम से यदि आपका पार्टीशन हो जाए तो वो भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिसमें कि आप देखा डिग्री ऑफ द कोर्ट हो गया तो डिग्री ऑफ द कोर्ट हो गया, जरूरी था, डिग्री ऑफ द कोर्ट हो जाए। एग्जैक्टली राइट सर, एग्जैक्टली। तो एक बहुत अच्छा चिंतन मनन रहा, आगे भी हम लोग आगे से एक ही ध्यान रखिएगा कि आपने तो जितने वेबिनार में पार्टिसिपेंट थे उसको चाय भेजी, डावर साहब को आपने जूस भेजा, आप भी पी रहे थे और लोग हम लोगों को नहीं मिली। वो सब तो लॉकडाउन के बाद हो जाएगा सर, सबको अपना खर्च करना है, साथ बैठ के होगा सर। जज साहब की अदालत में जब कभी हम बहस करने जाते थे तो वहाँ हंसी, ऐसा हो नहीं सकता था कि वहाँ जो इतने लॉयर्स खड़े हो वो हंसे नहीं, इसलिए जज साहब के यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं होती थी, बड़ा रिलैक्स कंडीशन में अपनी बात को आप कह सकते हैं। वही बात आज हम इस वेबिनार में भी जज साहब की बात सुन रहे हैं। तभी बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप मन की बात कर पाते हो, अच्छी बात कर पाते हो, अगर माहौल अच्छा है। टेंशन नहीं होना चाहिए। मन की बात में हम तो शादीशुदा हैं साहब, कर ही नहीं सकते, मन की बात कर ही नहीं सकते, सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। हम जज साहब के आभारी हैं कि जज साहब से जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो जज साहब बिना किसी संकोच के और अपनी सब काम को छोड़कर हमारे वेबिनार में सम्मिलित हो जाते हैं। हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं और हम लोग उनके दर्शन कर लेते हैं और इंटरेक्शन से उनके हम लाभान्वित होते हैं, सीखने का मौका लगातार मिलता है। मैंने जैन साहब का भी बहुत बहुत आभार,
और बहुत ही जो है मेरे ख्याल से आगरा के बारे में, आगरा का विकास की हो या आगरा के चर्चाओं की हो या पर्यावरण की बात हो, जो भी विषय हो, जैन साहब हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, चिंतित रहते हैं। जैन साहब को भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब नीरज जी, मैं आभारी हूँ। डॉक्टर साहब नीरज जी कहते थे कि कभी सम्मेलन सफल वही है जब यहाँ से जो श्रोतागण जाएंगे उनका साहित्यिक स्तर, भाषा का स्तर सुधर गया हो। तो देखिए ये जैन साहब का और आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने वेबिनार करके हम लोगों का मानसिक स्तर भी सुधारा है और कुछ हम लोगों को और दिया है, हम लोगों को सीखने को नई चीजें मिली है साहब। हम आभारी हैं आप लोगों के साथ। संवाद ही एक ऐसा जरिया है जिसके सारे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत विचार कर सकते हैं, बहुत आदान प्रदान हो सकते हैं। जो दिमाग में कई चीजें होती हैं, चाहे भी शादियों पर खर्च की बात हो या ब्रेन्स की बात हो, गीता में एक चीज लिखी है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। उसमें इफ एंड बट है ही नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं और हमको रोल दिया गया है। हमको जो रोल दिया गया है वो आदमी अपना रोल कर रहा है। और उसने कहा है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, पत्ता तो वही हिलाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कितना सभी का बहुत बहुत कितना ईमानदारी से, कितना अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इस पे डिपेंड है। बहुत सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार। आभार आप सभी आए, राजेश जी आए, बहुत बहुत राजेश जी धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपने बहुत अच्छे तात्कालिक विषय पर। वाजपेयी जी गायब हो गए क्या? वाजपेयी चले गए। वाजपेयी जी की हिंदी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली। नहीं, विचार भी बड़े वाजपेयी जी वाकई में बहुत लर्नड है, उन्होंने बहुत बढ़िया, उनका ज्ञान सीबीसी पे बहुत अच्छा ज्ञान है वाजपेयी जी का, वाकई बहुत विद्वान, बहुत अच्छे, बहुत ही प्रभावी शब्दों में रखा उन्होंने, बहुत अच्छे लोगों में से। धन्यवाद।